हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स मीन्स बहुपद को पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, उसे पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ मेन टर्म्स हैं, इससे रिलेटेड उन्हें जान लेना चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है अचर, ठीक है ना, कि अचर क्या होते हैं। जो हम अंकगणितीय संख्याएं पढ़ते हैं जैसे 1, 2, 3 डैश डैश, है ना, ये सब अचर होते हैं। अचर वो होते हैं, अचर मीन्स जिनको हम कहते हैं कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू एक फिक्स होती है। जैसे 3 की वैल्यू 3 रहती है, 2 की वैल्यू 2 रहेगी। या हम कहें पाई, पाई क्या है, एक कांस्टेंट है। क्यों? इसकी एक फिक्स वैल्यू है 22/7, है ना, 3.14 जो भी है। ये सारी जो संख्याएं हैं, मतलब जो हमारे अंकगणितीय संख्याएं हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारी अचर होते हैं। पाई क्या है, एक अचर है। ऐसे ही कुछ आपके अल्फ़ाबेट भी हैं, जैसे हमारा ABC डैश डैश, लगभग ओ से पहले तक, है ना, ABCDEFGHIJKLMN, ये सब क्या है हमारे, ये सब अचर में ही हम लोग काउंट करते हैं। फिलहाल यहाँ हमें क्या देखना है कि जो संख्याएं हैं या संख्याओं टाइप से जो मतलब वो बिहेव करते हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, अचर कहते हैं। ठीक है। अगली टर्म है बेटा चर। चर क्या होता है? चर को हम ऐसे समझें जैसे दो व्यक्तियों के पास, राम के पास कुछ पैसे हैं और श्याम के पास कुछ पैसे हैं, दोनों पे मिला के 50 रुपये हैं। क्या कहा मैंने? राम के पास X रुपये हैं सपोज करिए, और एक है राम, राम के पास X रुपये हैं। एक है श्याम, श्याम के पास कितने रुपए हैं, 22 रुपये हैं। और हम कहते हैं कि दोनों को मिला के कितने रुपए हैं, 50 रुपये हैं। मतलब X + 22 बराबर क्या है, 50 है। तो यहाँ ये जो 50 है, ऊपर भी हमने लिखा है, ये क्या है, ये हमारा अचर है, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। अब ये क्या है, ये हमने अपनी तरफ से माना है ना कि राम के पास X हैं, श्याम के पास Y हैं। सपोज करिए इसके पास 25 रुपये हैं, इसके पास 25 रुपये हैं, तो 25 कितने हो गए, 50 हो गए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इसके पास 20 रुपये हों, इसके पास 30 रुपये हों। ये भी हो सकता है कि भाई इसके पास 10 रुपये हों, इसके पास 40 रुपये हों। या हो सकता है इसके पास 0 रुपये है, इसके पास 50 रुपये हैं। मतलब ये X और Y की जो कुछ वैल्यूज़ हैं वो फिक्स नहीं है। ये क्या करती, ये वेरी करती रहती, चेंज होती रहेंगी। इन्हें वेरिएबल कहते हैं, हम चर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ ये जो X और Y हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। मोस्टली आपके जो X, Y, Z हैं, इनको ही हम जो संख्या आगे पढ़ेंगे तो X, Y, Z जो है वो किस टाइप के क्या होंगे, या U, B, W, ये सब क्या है, ये हमारे चर का काम करेंगे। और जो संख्याएं हैं, पाई है या आपकी जो स्मॉल ABC हैं, ये सब किसका काम करेंगे, ये सब अचर का काम करेंगे। बहुत डीप में नहीं जाना है, बस आपको यहाँ पे इतना समझ लेना है कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। ठीक है, चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम कुछ संख्याएं लिखें, जैसे हमारा X है प्लस Y है प्लस 4 है प्लस 4XY है, ये टाइप का हो गया ना। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ चर हैं, कुछ अचर हैं, कुछ चर हैं, कुछ अचर हैं। तो X क्या है, हम कहेंगे चर है, वेरिएबल है। Y क्या है, चर है। ठीक है। 4 क्या है, देखो ये संख्या होगी ना, तो ये अचर है। क्या है, अचर है। यहाँ पे अच्छा 4XY। अब देखो ये जो पूरा पद है, ये क्या हम कहेंगे, इसे हम अचर कहेंगे, सॉरी चर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, चर कहेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें और देखनी है कि एक हमने ये क्या लिखा है, इसे हम कहेंगे, मतलब हमने क्या लिखा, चर और अचर को प्लस माइनस गुणा भाग कर करके जोड़ जाड़ के लिख दिया है। जब हम कुछ चर और अचर को कुछ चिन्हों के साथ जोड़ के, वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, इस टाइप से जब हम उन्हें लिख देते हैं तो जो हमारे प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं? अगली टर्म हमारी है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो ये एक बीजीय व्यंजक है। क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है ना। बीजीय व्यंजक क्या होता है?
बीजीय व्यंजक में हम चर और अचर को जोड़ के लिखते हैं विभिन्न चिन्हों के द्वारा। ठीक है, तो कहीं आपके कुछ चर और अचर लिखे हुए हैं, सिंपल हमने ऐसे लिख दिया कि खाली बेटा 4x, तो ये क्या है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। यहाँ पे क्यों बीजीय व्यंजक है ये, क्योंकि इस बीजीय व्यंजक में एक चर और एक अचर को बीच में जो कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा के द्वारा जोड़ के लिखा गया है। ठीक है, हम इसे लिख सकते थे 4 - x, ये क्या है, ये भी एक आपका बीजीय व्यंजक है। जो सबसे मेन चीज़ है इसकी वो समझ लो, अगर हमने लिखा है 4x, हमने क्या लिखा है 4x, यहाँ पे 4 और x के बीच में एक गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ 4 और x के बीच में एक गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे 4 और x के बीच में एक माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ये भी एक आपका बीजीय व्यंजक है, ये भी आपका एक बीजीय व्यंजक है। इस बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या 1 है। यहाँ पे पद कितने हैं देखिए, वैसे तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक 4 जो है वो अचर है और x जो है वो चर है। यहाँ पे भी 4 अचर है और x चर है, लेकिन यहाँ पे जो पदों की संख्या है वो 1 है, और यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे पद जो हैं वो कितने हैं, 1 है, और यहाँ पे जो पद हैं वो कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अगर हम इसमें गिने पदों की संख्या कितनी है तो 1 2 3 4, यहाँ पे जो पदों की संख्या है, इसमें जो पदों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। पदों की संख्या कितनी है, 4 है। तो पद क्या होते हैं, जो प्लस माइनस से हम चर और अचर को अलग करते हैं। ठीक है, कुछ चर हैं कुछ अचर हैं, प्लस माइनस से जहाँ पे वो सेपरेट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, उसमें उतने ही पद हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पदों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो हमारा मेन सिलेबस है हम लोग उस पर आते हैं। हमारे लिए पढ़ना है बेटा बहुपद, कि बहुपद क्या होता है, आखिर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें, बहुपद पढ़ना है, पॉलिनोमियल पढ़ना है, यही हमारे मेन सिलेबस में है। लेकिन हमने ऊपर ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ी हैं, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे तब तक बहुपद क्या होता है वो हमारे समझ में नहीं आएगा। हमें लगता है कि आपको चर समझ में आ गया होगा कि चर क्या होता है, अंकगणितीय संख्याएँ होती हैं, अचर क्या है, आपकी अंकगणितीय संख्याएं होती हैं। चर क्या है, जो आपकी बीजीय संख्याएं होती हैं, मतलब x y जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जो मेन ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो स्टार्टिंग के कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे उनको हम अचर ही मान लेते हैं, लेकिन जो लास्ट के अल्फ़ाबेट हैं x y z या u v w, ये सब आपके क्या होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम कुछ चर और अचर को विभिन्न चरणों मतलब चिन्हों के साथ जोड़ के लिख देते हैं तो जो हमारे लिए प्राप्त होता है, उस व्यंजक प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं कि वो एक आपका बीजीय व्यंजक है। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि आपका बहुपद क्या होता है। तो वास्तव में जो बहुपद है वो क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। एक बीजीय व्यंजक को ही हम बहुपद कहते हैं। अर्थात कोई भी अगर आपका बहुपद है तो वह बीजीय व्यंजक ही है। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बहुपद, प्रत्येक पॉलिनोमियल जो है वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, लेकिन कुछ बीजीय व्यंजक को, प्रत्येक बीजीय व्यंजक को हम बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ हमने बताया था कि x + y + 4 + 4xy ये क्या है, ये एक बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये बीजीय व्यंजक के साथ साथ एक बहुपद भी है। ठीक है ना, ये क्या है, एक बहुपद भी है। अर्थात प्रत्येक बहुपद, जो भी बहुपद है वो बीजीय व्यंजक तो होगा ही होगा। जब तक बीजीय व्यंजक नहीं बनेगा तब तक तो बहुपद बनेगा ही नहीं। लेकिन होता क्या है कि कुछ बीजीय व्यंजक ऐसे भी हैं, कुछ बीजीय व्यंजक ऐसे भी हैं जो बीजीय व्यंजक तो हैं लेकिन वो बहुपद में काउंट नहीं होते। तो कौन कौन से बीजीय व्यंजक आपके बहुपद होते हैं, बस हमको यही चीज़ समझना है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो बहुपद हमारे आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे पहले से लिख रखा है, देखिए कुछ कि A0 A1 A2, मतलब ये आपका A1 A0 है, A1 है, A2 है। यहाँ हमने ऊपर भी लिखा है कि आपके जो A B C है ना स्मॉल वाले, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके अचर होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका A0 है, A1 A2 है, ये सब क्या हैं, ये सब अचर हैं। फिर इसमें चर कौन है, यहाँ पे देखिए चर ये है आपका x। ठीक है, यहाँ पे चर क्या है, x, मतलब ये एक चर का व्यंजक है, एक चर का बीजीय व्यंजक है। अचर तो भाई A0 A1। अब यहाँ A0 A1 A2 A3 क्या है,
यहाँ आगे लिखा है, देखिए पहले पूरा पढ़ते हैं। a0 + a1 + a2 x स्क्वायर डैश 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 an x पावर n के रूप का एक बीजीय व्यंजक अगर कोई हो, जहाँ आपके a0 a1 a2 an क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब प्रश्न उठता है कि वास्तविक संख्याएं आखिर होती क्या हैं। तो अब तक आपने जो भी संख्याएं पढ़ी हैं 2, 4, 6, √4, √5, 1/12, 1/16 है ना, 0.5, 0.8, 0.11, ये सब क्या हैं, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। तो फिर ऐसी कौन सी संख्या है जो वास्तविक नहीं है, मतलब हमें यहाँ पे ये क्यों लिखना पड़ा कि वास्तविक संख्याएं हैं। तो क्या कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जो वास्तविक ना हो। हम सिर्फ यहाँ पे इतना ही समझ लेते हैं, उन संख्याओं पे बाद में चर्चा हो जाएगी। हाँ, तो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो वास्तविक नहीं होती हैं। वो कौन सी हैं, उसके लिए मैं एक यहाँ पे बताऊँ। जैसे अगर कोई सपोज करिए संख्या लिखी है -4 अंडर रूट के अंदर, √-4, ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये एक काल्पनिक संख्या है। अब वास्तविक क्यों नहीं है ये, क्योंकि ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। ऐसी, जैसे सपोज करिए इसको हमने मान लिया -4 बराबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया, x मान लिया। अब अगर इसका हम वर्ग करेंगे तो अंडर जब वर्ग करते हैं तो अंडर रूट कट जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, -4 बराबर x² हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो x है वो एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग कितना आता है, माइनस आता है, -4 आता है। तो भाई अगर आप 2 का वर्ग करोगे वो भी +4 होगा, -2 का वर्ग करोगे वो भी +4 होगा। अर्थात हम किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो वो प्लस का ही होगा। लेकिन ये कहता है भाई x एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग -4 है, जो कि संभव ही नहीं है। अर्थात वास्तव में ऐसा होता ही नहीं है, वास्तव में ऐसा होता ही नहीं है। तो वो संख्याएं जिनमें अंडर रूट के अंदर माइनस हो, वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं, वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं। अर्थात जब हम बहुपद की बात करेंगे कि बहुपद क्या होता है, तो बहुपद वो सारी संख्याएं, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है उसका जो गुणा में लिखा हुआ है, उसकी जो गुणा में लिखा हुआ है वो कैसा होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक है, ठीक। आगे एक चीज़ और ध्यान रखना है, an बराबर नहीं है 0, ये कोई विशेष बात नहीं है। n एक ऋणेतर पूर्णांक है, इस चीज़ टर्म को और समझिए। ऋणेतर पूर्णांक, पूर्णांक आप समझते हो ना, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, लेकिन उन पूर्णांकों को जब हम पढ़ते हैं तो उनके बीच में एक 0 भी होता है ना। ऋणेतर पूर्णांक जो है वो मतलब जो आपके ऋणात्मक पूर्णांक हैं, जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो -1, 2, 3 होते हैं। जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो 0, 1 मतलब 1, 2, 3 होते हैं। लेकिन 0 भी एक पूर्णांक होता है जो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। अर्थात जब हम पूरे के पूरे पूर्णांकों को पढ़ते हैं तो वहाँ पे 3 तरह के पूर्णांक होते हैं, एक जो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। अगर ऋणात्मक के साथ लगा देते हैं तो ऋणात्मक हो जाता है, धनात्मक के साथ लगा देते हैं तो धनात्मक हो जाता है। वास्तव में वो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, वो कौन है, वो है 0। यहाँ इसने बात करी ऋणेतर पूर्णांक, अर्थात जो n है, यहाँ पे जिस n की बात कर रहा है बेटा वो ये वाला n है, ये n जो देख रहे हो, मतलब जो आपका वेरिएबल है उसकी जो घात है वो ऋणेतर होना चाहिए। अर्थात वो कैसी होना चाहिए, वो माइनस नहीं होना चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। अर्थात 0 हो सकती है, x की पावर 0 हो सकती है, प्लस की हो सकती है, x की पावर 0 हो सकती है, x की पावर प्लस की 1, 2, 3 हो सकती है। और कैसी हो सकती, पूर्णांक हो, मतलब जो x है उसकी घात माइनस में ना हो, वो बटे में ना हो, ठीक है, मतलब भिन्न रूप में ना हो। तो हम कह देंगे कि भैया ये जो व्यंजक है वो क्या है, वो एक बहुपद है। ठीक है, आपको कोई चीज़ बहुपद है नहीं है ये हमें छांटना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन आएगा, इसमें एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत सारे बहुपद दे रखे होंगे कि क्या ये बहुपद है। तो उसके लिए हम आपको शॉर्ट में कुछ नियम बता दे रहे हैं, उन्हें आप लोग याद रखिए। बहुपद होने के प्रतिबंध मतलब क्या क्या प्रतिबंध हो सकते हैं कि दिया गया व्यंजक बहुपद है, उसमें आप, वैसे तो यही है जो आपको अगर, लेकिन ये एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, शायद थिंक समझ में शायद नहीं आई हो, हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, उन्हें रखिए। चर
अब चर क्या होता है, चर को मैं यहाँ लिख लेता हूँ x की घात धनात्मक हो, धनात्मक हो नंबर 1। अगर कहीं आपको माइनस की लगी हुई दिख रही है तो आप कहेंगे ये बहुपद नहीं है। जैसे अगर कोई ऐसे लिखता है, एग्जाम्पल उसका देखिए कि x² प्लस x पावर -3 प्लस 4, यहाँ ये घात माइनस है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये बहुपद नहीं है। दूसरा क्या है, x की घात, x मतलब हमारा चर से रिप्रेजेंट करते हैं, x की घात वर्गमूल कामा घनमूल, x की घात छोड़ो, यहाँ x ऐसे याद रखना, x वर्गमूल घनमूल इसका चतुर्थ मूल में ना हो। ये बेटा केवल लिखने के लिए नहीं है, ये केवल समझने के लिए है कि आप देखते ही बता दोगे कि ये बहुपद है या नहीं है। अगला तीसरा, x भाग का मतलब हमारे यहाँ बटे में ना हो, मतलब कहीं भी आपका x बटे में। जैसे इसका एक अगर हम एग्जाम्पल तुम्हें बताएं कि अगर आपका कहीं ऐसे लिखा हुआ है √x प्लस 4x² प्लस और कुछ भी लिखा हो, है ना, प्लस 9, तो ये भी आपका बहुपद जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो x है वो किस में है, वर्गमूल में है। इसमें हमने क्या कहना चाह रहे थे, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं अगर आपका ऐसा लिखा हुआ है 1/x प्लस x, है ना, प्लस 2, तो यहाँ पे आपका x बटे में लिखा हुआ है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। अगला देखते हैं, चौथा जो पॉइंट इसका हमें ध्यान रखना है, चौथा है x की घात भिन्न में ना हो। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर कहीं इस टाइप का लिखा हुआ है, जैसे तुम मान लो कि x घात 4 प्लस x घात 3/2 प्लस x² प्लस 4x प्लस 1। अब ये यहाँ पे x घात एक देखो भिन्न रूप में आ गई, सही है, तो ये क्या है, ये भी आपका बहुपद नहीं है, ये भी आपका बहुपद नहीं है। बस ये 4 बातें अगर आपको ध्यान रखती हैं तो आप देखते ही बता दोगे कि भाई हाँ ये इसमें ऐसा है इसलिए ये बहुपद नहीं है ना, ये बहुपद नहीं है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आई थिंक आपको लघु बहुपद समझ में आ गया। इसमें कुछ मेन चीज़ें और हैं वो हम आपको बता दें। जैसे अब हम अगर एक कोई बहुपद लिख लेते हैं, ठीक है, सपोज एक हमने बहुपद लिखा है 4x पावर 5 प्लस 3x पावर 4 माइनस 4x प्लस 1 प्लस 9, ये हमारा एक बहुपद है। ये क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, पदों की संख्या कि इसमें कितने पद हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। पदों की संख्या यहाँ पे कितनी है तो हम गिनेंगे 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा पूछा जाएगा बहुपद की घात, बहुपद की घात कि जो भी आपका बहुपद है उसकी घात कितनी है। 2 चीज़ें हम जान लें केवल। अब इस बहुपद में जो घात है वो कितनी है, तो देखिए यहाँ पे ये जो सबसे बड़ी घात है ना, जो सबसे बड़ी घात है हम उसे पकड़ेंगे। तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 5 है। ये गुणांक है, इसे हम गुणांक कहते हैं। ये जो आगे लिखे हुए, जैसे हम यहाँ पे 9 लिख लें या हम यहाँ पे सपोज करिए 8 लिख देते हैं, तो ये जब 4 8 4 हैं, ये सब क्या हैं, ये सब गुणांक हैं। ये सब क्या हैं, ये गुणांक हैं। जैसे 5 x घात 5 का गुणांक 4 है, x घात 4 का गुणांक मतलब होता है गुणा का अंक, है ना। किसके, x घात 4 की गुणा का अंक कितना है, 8 है। x घात 5 की गुणा का अंक क्या है, 4 है। x की गुणा का अंक क्या है, मतलब x का गुणांक कॉफिशिएंट क्या है, 4 है ना। कांस्टेंट क्या है इसमें, अचर पद क्या है, अचर पद 9 है। ये सारी बातें हम देखेंगे। तो
बहुपद की घात क्या होती है? जो सबसे बड़ी घात है, चर की जो सबसे बड़ी घात है उसे हम क्या कहते हैं? वो बहुपद की घात कहते हैं। जब हम उसे पढ़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे, ये जरूरी नहीं कि 5 सबसे बाद पहले लिखा हो। जब भी वो बहुपद की घात पूछेगा तो इसे यहाँ कहीं लिखेगा बीच बीच में। आप देखेंगे सबसे ऊपर जो घातें लगी हैं ना, ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 5 है, तो यहाँ बहुपद घात 5 हो गई। जैसे यहाँ पे हम 9 कर देते तो यहाँ 5 है, अगर यहाँ 9 कर दें तो बहुपद घात क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने इतना सीखा है कि किसी बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद कितना होता है। बहुपद के बारे में थोड़ी सी जानकारी और बची है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो अगली वीडियो में उसकी थोड़ी सी जानकारी लेके जो अपनी एक्सरसाइज है 2.1 उसको स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।